हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच रूलर बिल्ट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो किस रूलर के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शंस आर चंद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता फर्स्ट, अशोका और समुद्रगुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई गई थी कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। और जो कुमार गुप्ता है उन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल ऑफ महेंद्र आदित्य। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है विष्णु श्रीधर वाकनकर इज नोन एज द फादर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ नियोलिथिक कल्चर हैव बीन फाउंड एट साउथ ऑफ गोदावरी। और आपसे पूछा गया है गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी विष्णु श्रीधर वाकनकर, इनको फादर ऑफ रॉक आर्ट के नाम से जाना जाता है इंडिया में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विष्णु श्रीधर वाकनकर जो है ये फादर ऑफ रॉक आर्ट है इंडिया में। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। भीमबेटका रॉक शेल्टर काफी फेमस रॉक शेल्टर्स हैं ये। यहाँ पे पेंटिंग्स भी हैं। तो पेलियोलिथिक टाइम की पेंटिंग्स भी इन शेल्टर्स पे हैं। काफी इंपॉर्टेंट साइट है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आती है मध्य प्रदेश की। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अर्लीस्ट एविडेंसेस नियोलिथिक कल्चर के वो पाए गए हैं साउथ ऑफ गोदावरी पे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले थे वो मिले थे न्योलिथिक कल्चर के मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो है ये कहाँ पे आता है। मेहरगढ़ आता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर बोलान, बलूचिस्तान में, मीन्स पाकिस्तान में ये साइट है जहां से न्योलिथिक कल्चर के एविडेंस अर्लीस्ट एविडेंस पाए गए थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन किस साइट को बोला जाता था। ऑप्शन है हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथाल और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बोला जाता है लोथाल को। लोथाल साइट जो है ये कहाँ आती है। ये इंडिया में आती है। इंडिया में गुजरात में ये आती है, गुजरात। हरप्पा और मोहनजोदारो ये पाकिस्तान में आते हैं। और मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है लोथाल को। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय के ऑथर कौन है। ऑप्शंस आर अरुंधति रॉय, ऋषि कपूर, विक्रम सेठ और अरविंद आडिगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। इसके ऑथर हैं अ सुटेबल बॉय के ऑथर हैं विक्रम सेठ। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सुटेबल बॉय जो है ये एक नॉवेल है जिसे लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा और इसे पब्लिश किया गया था 1993 में। ये बुक जो है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवेल है जो पब्लिश की गई है सिंगल वॉल्यूम में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस नाबा कालेबारा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। नाबा कालेबारा फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है इंडिया की। ऑप्शन है राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ओडिशा में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी टेम्पल से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। हम डिटेल में देख लेते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। जो नावा कालेबारा फेस्टिवल है ये एंशियंट रिचुअल है जो ऑब्जर्व किया जाता है मोस्ट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल्स ओडिशा में। और इस फेस्टिवल में क्या होता है यहाँ पे जो आइडल्स हैं लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्रा, सुभद्रा और सुदर्शन के, उन्हें रिप्लेस किया जाता है न्यू आइडल्स के साथ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द मीटिंग पॉइंट ऑफ बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी। ऑप्शंस आर कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ए इज द राइट आंसर। कन्याकुमारी जो है वो मीटिंग पॉइंट है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी का।
एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। कन्याकुमारी जो है वो सदर्न मोस्ट टिप है मेनलैंड इंडिया की, और इसका मीटिंग पॉइंट जो है वो है 3 सी सराउंडिंग इंडिया, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, साथ ही साथ ये मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप भी है। Now move to the next question. Next question में पूछा गया है the intersecting line drawn on map and globe are, जो intersecting lines draw की जाती है मैप पे और ग्लोब पे उन्हें क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफिक ग्रिड्स और नन ऑफ अबाउ। तो इसका सही आंसर है इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोला जाता है ज्योग्राफिक ग्रिड। सी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question में पूछा गया है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में आता है इंडिया की? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और असम। तो इसका सही आंसर है ये आता है मेघालय स्टेट में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में हम बात कर लेते हैं नोकरेक नेशनल पार्क की। नोकरेक नेशनल पार्क जो है इसका कोर एरिया, द कोर एरिया ऑफ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो नोकरेक नेशनल पार्क है वो कोर एरिया है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का। ये नेशनल पार्क है जो लोकेटेड है अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम टूरा पीक। टूरा पीक से लगभग ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है। टूरा पीक कहाँ पे आती है? ये आती है वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट में, मेघालय की। ओके, यूनेस्को ने ऐड किया था इसे नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क को इन द लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मई 2009 में। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेघालय में 2 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, वो है बालपाक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वाज, वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन? ऑप्शंस आर न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस और आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर है ये डिस्कवर किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। निकोलस कोपरनिकस ये जो है ये पोलिश एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। हु पुट फॉर द थ्योरी ऑफ सन इज एट रेस्ट, उन्होंने बताया था, उन्होंने थ्योरी दी थी कि सन जो है वो रेस्ट पे रहता है और ये यूनिवर्स के सेंटर में होता है, और अर्थ जो है वो स्पिन करती है अपनी एक्सिस पे वंस डेली, मींस डेली जो है वो अपनी एक्सिस पे एक बार स्पिन करती है, और एनुअली जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। और इसे उन्होंने नाम दिया था, बोला गया था हेलियोसेंट्रिक और सन सेंट्रिक सिस्टम। ओके, कि सन जो है वो सेंटर में है, वो मूव नहीं करता है। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे जो है रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ये थ्योरी दी गई थी निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कल्चर ऑफ पीस सेशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कल्चर ऑफ पीस सेशन जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑप्शंस है यूएनजीए, एससीओ, यूनेस्को और ब्रिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ए इसका सही आंसर होगा। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कल्चर ऑफ पीस सेशन था वो ऑर्गेनाइज किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। कब किया गया था? फर्स्ट सेशन इसका जो है वो किया गया था 1997 में। उसके बाद जो है एवरी ईयर ये सेशन कंडक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल the core is mainly made up of which of the following? Options are aluminium, chromium, iron और silicon। क्या स्ट्रक्चर होती है अर्थ की? अर्थ में सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, देन होता है मेंटल, एंड देन कोर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोर जो है वो मेनली किस चीज से बना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन और सिलिकॉन। तो आप सभी को पता होगा इसमें मेन जो है निकल और आयरन रहता है कोर के अंदर, तो इसका सही आंसर होगा आयरन। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। Unlike the mineral rich crust and mantle, core is made up of almost entirely of metal जैसे कि iron and nickel। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हेडक्वार्टर लोकेटेड एट। आईओआरए का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली इंडिया, सुराबाया इंडोनेशिया, एबेने मॉरिशस और
डेवोआ फिलीपींस। तो इसका सही आंसर है, ये इसका हेडक्वार्टर है एबेनी मॉरिशियस में। सी इज द राइट आंसर। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर एबेनी मॉरिशियस में है। डिटेल में हम बात कर लेते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की। IORA फॉर्मली इसे बोला जाता था इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव, और अभी इसे बोला जाता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसके साथ साथ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दैट इज IORARC, ये दोनों जो है क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इनका जो भी बॉर्डर शेयर करती है इंडियन ओशियन के साथ, अपना कोस्टल बॉर्डर जो शेयर करती हैं कंट्रीज, वो सभी जो है इसके मेंबर हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस आर कनाडा, वेस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आता है ऑस्ट्रेलिया में। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ये लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, और इसमें जो है बहुत सारे स्मॉल सैंड हिल्स आते हैं, ग्रासलैंड प्लेन्स आते हैं। ये एरिया जो है क्लोजली पैक्ड सरफेस ऑफ पेबल्स यहाँ पे है। उसके साथ साथ सॉल्ट लेक्स भी हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ये लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल सैंड हिल्स हैं, ग्रासलैंड प्लेन्स है, सरफेस ऑफ पेबल्स है, सॉल्ट लेक्स है। ये फैला हुआ है लगभग 700 किलोमीटर में। 700 किलोमीटर चौड़ा है, ये वाइड है वेस्ट से ईस्ट में, और टोटल एरिया ये कवर करता है 3,48,750 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम ईस्टर्न गोल्डफील्ड रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ग्वालर रेंज ऑफ साउदर्न ऑस्ट्रेलिया तक। ओके, तो काफी एरिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट फैला हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेपो रेट इज द रेट एट विच। रेपो रेट क्या होता है? मैंने आपको डिटेल में बताया है, प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी। तो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं बैंक लैंड टू आरबीआई फॉर लॉन्ग पीरियड्स, बैंक लैंड टू आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड, आरबीआई लैंड्स टू बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड्स, और आरबीआई लैंड टू बैंक फॉर लॉन्ग पीरियड। तो इसका सही आंसर होगा रेपो रेट उसे बोला जाता है जब आरबीआई लैंड करती है बैंक्स को फॉर शॉर्ट पीरियड। सी इज द राइट आंसर। रिवर्स रेपो में क्या होता है? रिवर्स रेपो में होता है कि बैंक लैंड करते हैं आरबीआई को शॉर्ट पीरियड के लिए, उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। रिवर्स रेपो रेट उसे बोला जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट व्हाइल फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप लिए जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉलो की जाती है? ऑप्शंस आर डिक्रीज इन सब्सिडीज, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो और इंक्रीज इन टैक्सेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी बूम पे होती है, इकोनॉमी बूम पे होती है, तब जो है उस टाइम पे मनी का फ्लो भी इकोनॉमी में ज्यादा होता है। तो उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प ली जाती है। तो आप अब इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी में क्या होगा? फ्लो को कम किया जाएगा मनी के। तो अब बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन सब्सिडीज, सब्सिडीज कम की जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे मनी का फ्लो ज्यादा है, तो सब्सिडीज को डिक्रीज किया जाएगा। इंक्रीज किया जाएगा कैश रिजर्व रेशियो को, तो ये भी बिल्कुल सही है। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि बैंकों को अपने पास थोड़ा ज्यादा पैसा रखना होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो पैसा कहाँ होगा? बैंक में होगा, वो जो है फ्लो नहीं करेगा। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इंक्रीज किया जाएगा टैक्सेस में, तो ये भी बिल्कुल सही है। टैक्सेस इंक्रीज किए जाएंगे तो पर्सन को टैक्सेस पे करने होंगे, और कुछ पार्ट जो है उनकी इनकम का गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इस तरीके से वहां भी कंट्रोल किया जाएगा मनी को। तो तीनों तरीके जो है बिल्कुल सही है। ये तीनों ही कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। सब्सिडीज को कम कर दिया जाएगा, कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज करना, टैक्सेस को इंक्रीज करना, तो तीनों ही सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी
ये फॉलो की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा जब इकोनॉमी बूम पे होता है। इसकी वजह से क्या होता है, लेस मनी एट डिस्पोजल रहता है। ओके, और इंक्रीज इन टैक्स और इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो, डिक्रीज इन सब्सिडीज, ये सब पार्ट है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द पॉलिसी ऑफ फिस्कल स्टिमुलस फॉलोड बाय गवर्नमेंट इन्वॉल्व। ओके, जब फिस्कल स्टिमुलस की पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो इसमें से क्या इन्वॉल्व करती है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है टैक्सेस में, डिक्रीज करती है टैक्सेस को, या फिर बोथ ए एंड सी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है। फिस्कल स्टिमुलस तब लाया जाता है जब इकोनॉमी रिसेशन में हो, रिसेशन या फिर स्लो डाउन। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उसमें फिस्कल स्टिमुलस दिया जाता है। उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, साथ ही साथ टैक्सेस को भी डिक्रीज कर देती है। तो ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो फिस्कल स्टिमुलस होता है वो इन्वॉल्व करता है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक वर्क, और उसके साथ साथ टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाता है। ये तब किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लो डाउन और रिसेशन, और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट जो यहाँ पे बात की जाएगी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट है ये अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को फ्रॉम अब्रॉड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। नेक्स्ट है आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी, ये इंडियन करेंसी में होता है। कैन नॉट बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज में से जो है लिस्ट नहीं किया जा सकता है। और फोर्थ है आर इशूड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया, इसे इशू किया जाता है डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के द्वारा इंडिया की। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा सी, सेकंड एंड फोर्थ। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रेसिप्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, एन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये एक मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को इन इंडिया टू इन्वेस्ट इन लिस्टेड फॉरेन कंपनीज इंक्लूडिंग एमएनसीज इन इंडियन रुपीज। यहाँ पे इंडियन रुपीज में जो है इन्वेस्ट किया जाता है। और जो आईडीआर है ये गिव करते हैं होल्डर को अपॉर्चुनिटी टू होल्ड एन इंटरेस्ट इन इक्विटी शेयर इन ओवरसी कंपनीज। और आईडीआर जो है वो डिनोमिनेटेड होते हैं इंडियन रुपीज में और इशू किए जाते हैं डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के द्वारा इंडिया में। और इन्हें जो है लिस्ट किया जा सकता है ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। anyone can invest in an initial public offering is or are eligible to invest in IDR। ओके, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, जो इन्वेस्ट कर सकता है आईपीओ में, मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर में जो एलिजिबल है इन्वेस्ट करने के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है आईडीआर में भी। और यहाँ पे जो है इसे स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जा सकता है। आई होप आपको इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी आ गई होगी। हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ये अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इन लिस्टेड फॉरेन कंपनीज, जो लिस्टेड फॉरेन कंपनीज है वहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिसमें एमएनसी कंपनीज भी आती हैं। इसमें इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो आईडीआर होल्डर होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है टू होल्ड एन इंटरेस्ट इन इक्विटी शेयर इन एन ओवरसी कंपनीज। उसके साथ साथ हमने ऑलरेडी देखा है ये जो है इंडियन रुपीज में डिनोमिनेटेड होता है और ये इशू किया जाता है डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के द्वारा इंडिया में। इसे लिस्ट भी किया जा सकता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। और यहाँ पे वो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है जो इन्वेस्ट कर सकता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। फर्स्ट है द वेटेड एवरेज ऑफ बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ होम करेंसी। सेकेंड है द वेटेड एवरेज ऑफ रियल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। दो तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं, एक होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यहाँ पे नॉमिनल की बात की गई है। थर्ड है द वेटेड एवरेज ऑफ बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी।
लास्ट है द वेटेड एवरेज ऑफ बायलैटरल एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड इट्स वेरियस ट्रेडिंग पार्टनर। तो जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है उसे जो है मेजर किया जाता है एज अ वेटेड एवरेज बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। मीन्स होम करेंसी आएगी पहले इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। इस तरह से जो है इसे जो है मेजर किया जाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को। सी इसका सही आंसर हो जाएगा वेटेड एवरेज ऑफ बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी इज नोन एज द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ। राज्यसभा में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट और यूटीज होते हैं। बोथ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट और यूटीज के। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट्स के और 2 यूटीज के, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं स्टेट्स के। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा में जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। उसके साथ साथ जो है इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट के और 2 यूटीज के। वो 2 यूटीज कौन सी है जिसके इलेक्टेड मेंबर होते हैं? वो है दिल्ली और पुडुचेरी। ओके, तो सही आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मेंशन है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। यहाँ पे पूछा गया है जोनल काउंसिल काउंसिल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई हैं और बताना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है जोनल काउंसिल का। फर्स्ट स्टेटमेंट है इनेबलिंग कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जोनल काउंसिल का काम है कॉपरेशन बढ़ाना सेंटर और स्टेट के बीच में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है रेशनलिज्म को कम करना रिड्यूस करना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है टू इवॉल्व डिफरेंट पॉलिसीज फॉर डिफरेंट रीजंस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन प्रिवेलिंग इन दैट एरिया, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है जोनल काउंसिल का। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन है 1 एंड 2, ए इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जोनल काउंसिल के, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अचीविंग एन इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करना स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म एंड पर्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड। इसको रिड्यूस करना है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव रीजनलिज्म को रिड्यूस करना है, तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रोवाइड करना हेल्प इन रिमूविंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ सेपरेशन इन सम केसेस so that the process of reorganization, integration and economic advancement may synchronize. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनेबल करना cooperation between the center and the state in various matter and exchange ideas और experience to evolve the uniform policies। ये भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया था कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव कॉपरेशन बढ़ाना है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो ये भी बिल्कुल सही है। साथ ही साथ इसका काम है कॉपरेट करना विद ईच अदर इन सक्सेसफुल एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सिक्योर करना सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट रीजंस ऑफ द कंट्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा जो है यूनिटरी फीचर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, या तो यूनिटरी होती है या फेडरल होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया की आप मुझे बताइए कि इंडिया की गवर्नमेंट किस तरह की है। इंडिया में जो है फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर, विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर। तो यहाँ पे बात की गई है यूनिटरी फीचर आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट है सिंगल गवर्नमेंट। यूनिटरी फीचर है कि सिंगल गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता है एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और बाइकैमरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है यूनिटरी। ये सब यूनिटरी फीचर है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जो है वो यूनिटरी फीचर है। सिंगल गवर्नमेंट होती है यूनिटरी में, और बाइकैमरल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है। तो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे फीचर दिए गए हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, तो वो फीचर क्या क्या है। सिंगल गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो रिटन भी हो सकता है अनरिटन भी हो सकता है। एग्जाम्पल है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का यूएसए और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का है यूके।
तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती है, नो डिवीजन ऑफ पावर, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी सुप्रीम। और यहाँ पे क्या दिया गया था, स्टेटमेंट में दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। तो ऐसा नहीं होता है। यूनिटरी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। जुडिशरी मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, और यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये सब फीचर हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। जो रिट इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिट ऑफ मैंडेमस एंड क्रिटोरी कैन बी इशूड अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल बोथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो मैंडेमस और सर्टोरी की रिट होती है वो इशू की जाती है अगेंस्ट ओनली स्टेट, नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है रिट सिर्फ हैबियस कॉर्पस की होती है। आप इस तरह से याद कर लीजिए, हैबियस कॉर्पस। इंडिविजुअल के अगेंस्ट सिर्फ हैबियस कॉर्पस की रिट जो है वो इशू की जा सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है, रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशरी और क्वाजी जुडिशरी अथॉरिटीज। तो ऐसा भी नहीं है। जो मैंडेमस की रिट है वो इशू की जा सकती है अगेंस्ट जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रोंग हो जाता है। नेक्स्ट है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सॉरी, जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होती है वो इशू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा टू अ कोर्ट सबऑर्डिनेट, किस लिए, टू टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो प्रोहिबिशन की रिट होती है ये हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट्स को, किस लिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुरिस्डिक्शन। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रिट ऑफ सर्टियोरी जो है इज, ये जो है दोनों तरीके की होती है, बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा गया है, नोट अनट्रू, इनमें से कौन सा अनट्रू नहीं है। तो मीन सही पूछा गया है, गलत नहीं है। तो मीन सही आपसे पूछा गया है, सही है 3 एंड 4। प्लीज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जज ऑफ अ हायर कोर्ट। जज ऑफ हायर कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट है, ही सब्सक्राइब टू एन ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। की जो ओथ ली जाती है वो ली जाती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के आगे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है, ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है, ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। वो जब रिजाइन करते हैं तो वो स्टेट के गवर्नर को जो है रेजिग्नेशन अपना देते हैं। तो ये भी रॉन्ग है। रेजिग्नेशन वो देते हैं प्रेसिडेंट को। ओके। और जो ओथ ली जाती है वो किसके आगे ली जाती है, वो गवर्नर। तो ये भी रॉन्ग है। और जो इनका ऑफिस होता है उसके लिए फिक्स टर्म होता ही है कि जब तक वो अपनी एज अचीव करते हैं 62 ईयर्स की, 62 ईयर्स। तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो नन ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो जज होते हैं हाई कोर्ट के वो ओथ लेते हैं बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट। वो होल्ड करते हैं ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। और वो रिजाइन करते हैं अपने ऑफिस से बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अगर उन्हें रिजाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शंस है, कीपिंग प्लैनेट्स इन देयर रेडियाई, for the motion of the planets around the sun, none of these, or keeping planet on the theft axis। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो प्लैनेट की मोशन होती है वो अराउंड द सन होती है। तो बी इसका सही आंसर होगा, फॉर द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, वन ऑफ द न्यूटन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज इन द फील्ड ऑफ सेलेस्टियल मैकेनिक्स, where he produced the first synthesis in the theories describing nature। तब उन्होंने रियलाइज किया that the same force that makes the things fall, gravity means gravity,
वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द प्लैनेट अराउंड द सन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है एक्सोबायोलॉजिकल स्टडीज एनालाइज द। एक्सोबायोलॉजिकल स्टडी क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है बायोलॉजी ऑफ आउटर स्किन ऑफ द एनिमल, जो पशुओं की बाहरी त्वचा होती है उसके बारे में स्टडी करना, उसे बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी। या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन अदर प्लैनेट्स, अदर अदर प्लांट्स, प्लांट्स नहीं है ये, प्लैनेट्स होगा। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ की क्या पॉसिबिलिटी है, उसे एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। या फिर प्रॉब्लम कंसर्निंग द प्लांट एंड एनिमल हेल्थ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सियोबायोलॉजिकल स्टडी बोला जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन अदर प्लैनेट्स। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है विद द पॉसिबिलिटी एंड लाइकली नेचर ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट और इन स्पेस, उसे एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। एक्सोबायोलॉजी को कंसिडर्ड किया जाता है टू हैव अ नैरो स्कोप लिमिटेड टू सर्च ऑफ लाइफ एक्सटर्नल टू अर्थ, whereas subject area of astrobiology is wider and investigate the link between life and the universe। एस्ट्रोबायोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोबायोलॉजी की वाइडर स्कोप है, एक्सोबायोलॉजी की स्कोप जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि एक्सोबायोलॉजी में हम क्या देखते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट। और एस्ट्रोबायोलॉजी में क्या इन्वेस्टिगेट किया जाता है? यहाँ पे लिंक जो है देखा जाएगा, लिंक बिटवीन लाइफ एंड द यूनिवर्स। ओके, जो इंक्लूड करता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, but also include the study of life on earth, its origin and evolution। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक